पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। पंकज, कॉर्पोरेट अर्निंग को आपने कैसे एनालाइज किया? कौन कौन से पॉकेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी सरप्राइज किया? बाजार में अब कई सारे ट्रिगर्स भी देखे तो पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस को आप देखें, ऑटो अपनी एक अलग चाल पे है, एफएमसीजी के लिहाज से भी वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है। कैसी विजिबिलिटी दिखी है आपको इन नंबर्स, इस क्वार्टर के नंबर्स से? नमस्कार। अगर इस तिमाही के नंबर को हम देखें तो चौथी तिमाही में फ्राइडे तक करीबन 214 कंपनियों ने अपने नतीजों को डिक्लेयर किया है। 500 की यूनिवर्स का, अगर एनएसई 500 कंपनियों के यूनिवर्स को देखें, और कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने लायक है कि ये 214 कंपनियों में 56 कंपनियां बीएफएसआई स्पेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस से है, और 158 कंपनियां नॉन बीएफएसआई स्पेस से है, चाहे वो सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग और भिन्न भिन्न सेक्टर से है। इस तिमाही में हमने देखा कि जो 56 कंपनियां बीएफएसआई में हैं, उनकी प्रॉफिट करीबन 14% से ईयर ऑन ईयर बढ़ी, और जो नॉन बीएफएसआई सेगमेंट है, जो 158 कंपनियों ने अभी तक अपने नतीजे डिक्लेयर किए, उनकी प्रॉफिट में हमने 3% से डी ग्रोथ देखा है। जस्ट आपके दर्शकों को बता दें कि ये नंबर अगर हम पहले 9 महीने दिसंबर तक देखें तो करीबन 40 से 45% अर्निंग ग्रोथ हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में देखा था, और करीबन 11% का डी ग्रोथ हमने नॉन बीएफएसआई सेगमेंट में देखा था, क्योंकि मार्जिन प्रेशर्स थे। इस तिमाही में एक इंटरेस्टिंग थिंग ये देखी जा रही है कि वो जो नॉन बीएफएसआई का अर्निंग डी ग्रोथ है वो कम हो रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनके प्रॉफिट में उछाल है, क्योंकि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है, और कमोडिटी अक्रॉस द बोर्ड काफी सारी कमोडिटीज अपने 52 वीक लो पर है, तो उनकी जो बेनिफिट है आपको मार्जिन में दिखाई देने लगी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो बीएफएसआई की प्रॉफिट्स थे, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और 14 से 15% का ग्रोथ देखा जा रहा है। ऑन एग्रीगेट हमने देखा कि अभी तक जो नतीजे आए हैं करीबन 4% अर्निंग्स डी ग्रोथ है, बट ये आप ना भूलें कि पहली हाफ में अच्छे नतीजे आते हैं और दूसरे हाफ में जनरली देखा गया है कि खराब और डिसअपॉइंटिंग नतीजे आते हैं। तो अभी एक सेकेंड हाफ का इनिंग्स बाकी है, उसमें देखना है कि इस तिमाही के कॉर्पोरेट्स के कैसे नतीजे आते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो करीबन 33 कंपनियों ने अभी तक नतीजे डिक्लेयर कर दिए हैं, और करीबन 8.5% का अर्निंग्स ग्रोथ है, और कहीं ना कहीं थोड़े अनुमान से थोड़ा सा बेटर है कई क्षेत्र में। स्पेशली बैंकिंग में अगर देखें तो उन्होंने वेट लिफ्टिंग लास्ट 3 तिमाही से की, इस तिमाही भी बैंकिंग लेड अर्निंग ग्रोथ है, और ऑटोज ने काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन किया है, बिकॉज उनका बेस लास्ट ईयर काफी लो था और कमोडिटी प्रेशर्स के कारण मार्जिन में प्रेशर देखा गया था। बाकी स्लो डाउन जो देखा जा रहा है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर में देखा जा रहा है। आईटी में हमने देखा कि 2-3 बड़े लार्ज कैप आईटी कंपनी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। फार्मा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़े बेटर नतीजे हो रहे हैं कंपेयर टू जो हमने लास्ट 2 साल से नतीजों को देखा, क्योंकि यूएस में कहीं ना कहीं थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है। तो ये अगर ओवरऑल देखें तो माहौल है। ऑयल एंड गैस में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, और मेटल्स जो क्षेत्र जो लास्ट ईयर हमारे लिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था 2022 में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अर्निंग में डिसअपॉइंट कर रहा है। सो ये आज के दिन पहले हाफ की 214 कंपनियों और निफ्टी के 33 कंपनियों का डिकोडिंग ऑफ एनालिसिस है। आने वाले नेक्स्ट हाफ में हम देखते हैं कि कैसे कंपनियां अपना नतीजा रिपोर्ट करती है, बट बाय एंड लार्ज इनलाइन रिजल्ट्स हैं, कोई बड़ी निराशा की का विषय नहीं है। पंकज, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं। जब आपकी कंजम्पशन, मैं आपकी पसंदीदा लिस्ट देख रहा था ना कि कहाँ कहाँ पे आप बुलिश हैं, तो वहाँ पे मेरे को रियल एस्टेट भी दिखा, और एक्चुअली मेरा अगला क्वेश्चन रियल एस्टेट के रिगार्डिंग ही था। हमने ना 3-4 दिन पहले एक डाटा आते हुए देखा है कि जो लग्जरी होम्स की सेल्स है वो भारत में बहुत अच्छे से बढ़ी है, 2.5 गुना बढ़ी है। अब उस एरिया में बढ़ रही है जो पहले सप्लाई से जूझ रहा था, जिसको हम दिल्ली एनसीआर कहते हैं। इनफैक्ट सबसे परसेंटेज में सबसे वहीं बढ़ा। अभी मेरे पास एक नंबर ये भी आया है कि FY23 के अंदर हमने रिकॉर्ड सेल किया है इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। ये सारा का सारा जो हम ग्राउंड देख रहे हैं कि चेक हो रहा है, उसमें कुछ लिस्टेड है और नॉन लिस्टेड प्लेयर्स भी है। ये ऐसे हो सकता है कि थोड़ा ऑर्गेनिक प्लेयर्स को, ब्रांडेड प्लेयर्स को, लिस्टेड प्लेयर्स को, ऑर्गेनाइज प्लेयर को ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारी कंपनी लिस्टेड नहीं है।
आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। अगर देखें तो लास्ट 5-6 साल में देश के अंदर रियल एस्टेट में 2-3 बड़ी चेंजेस हुई हैं। पहली चेंजेस है रेरा को लेके, जो एक रेगुलेशन आया और उसके कारण हमने रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में कंसोलिडेशन देखा। अगर हम देखें तो टॉप 7 सिटीज में करीबन 1400 बिल्डर थे रेरा के इंट्रोडक्शन के पहले। आज वो 600 650 के आसपास हो गए हैं। तो क्लियरली जो फ्रिंज प्लेयर्स थे, जो एक प्रोजेक्ट प्लेयर थे, वो कहीं ना कहीं वाइप आउट हो गए हैं, कंसोलिडेट हो गए हैं। और आज कंज्यूमर का भी प्रेफरेंस उनके एक्सपीरियंस के कारण ब्रांड की तरफ है, अच्छे कॉर्पोरेट्स की तरफ है। तो ये जो तेजी देखी जा रही है क्लियरली कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड और बड़े प्लेयर्स को बेनिफिट कर रही है। सेकंड, आपका ऑब्जर्वेशन रहा है कि प्रीमियम एंड में आपने काफी बड़ा उछाल देखा है। और ये खाली लग्जरी होम्स की सेगमेंट की बात नहीं है। आप अगर ग्लोबली देखो तो जितने भी लग्जरी सेगमेंट्स हैं, चाहे बैग्स हो, शूज हो, एसेसरीज हो, होम्स हो, होटल्स हो, सब जगह प्रीमियम एंड में एक बड़ी तेजी आई हुई है। और एलवी, जो लुई विटॉन, जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है और यूरोप की सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी हो गई है, वो क्लियरली उनके नतीजों में भी ये दिखा कि लोग प्रीमियम एंड में काफी स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जो मास एंड है, जहां अफोर्डेबल हाउसिंग है, वहां पर कहीं ना कहीं प्रेशर है। और ये क्लियर डिवाइड विजिबल दिख रहा है बिटवीन द प्रीमियम एंड एंड लोअर एंड। तो ये देखने लायक है। हम अपने व्यू को, रियल एस्टेट जो पॉजिटिव रियल एस्टेट व्यू है लास्ट 2 साल से, उसे हम डायरेक्ट रियल एस्टेट प्लेयर्स के नाम के थ्रू ना एक्सप्रेस करते हुए, जो पूरी एंसिलरी स्पेस है, चाहे वो सीमेंट हो, टाइल्स हो, प्लाईवुड हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, मैट्रेस हो, उसके थ्रू हम कर रहे हैं। क्योंकि हर कंपनी उस क्षेत्र में अपने लीडर है और हर कंपनी उस क्षेत्र में एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और कैश फ्लो को लेके बैठी है। और सेकंड, हम उस स्पेस को होम फाइनेंसर्स के थ्रू प्ले कर रहे हैं, जहां हमें लगता है कि आने वाले कई सालों में वहां पर अर्निंग्स ग्रोथ और लोन ग्रोथ और जो उनकी ओवरऑल पेडिग्री है कंपनी की, काफी स्ट्रांग है। तो ये 2 क्षेत्र हैं जिससे हम, जो रियल एस्टेट अपसाइकिल है देश के अंदर, उसे हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्निंग, दिस इज अ क्वाइट रैशनल अप्रोच। होम इम्प्रूवमेंट, होम फाइनेंस और साथ ही रियल एस्टेट कनेक्टिंग स्पेसेस, इस पर नजर है। लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में आपने अपनी स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर की। मिड कैप और स्मॉल कैप को, अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर जो भी बुलिश है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही स्पेसेस हैं जहां पर काफ़ी हद तक एक्शन भी दिखा है, काफ़ी हद तक डेवलपमेंट भी दिखा है। और आने वाले अगर सालों की बात करें, स्मॉल कैप वही कंपनियां हैं जो कि मिड कैप में तब्दील होंगी, और मिड कैप इनफैक्ट वही कंपनियां हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने के बाद लार्ज कैप्स बनेंगी। आप अपने स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में किस तरह से स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं कि इन स्टॉक सिलेक्शन में क्या चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल है। पहले आपके दर्शकों को एक डेफिनेशन क्लियर कर दें कि आज के जो टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैप में हैं, उनसे हम लार्ज कैप कहते हैं। 101 से लेके 250 तक जो कंपनियां हैं उसे मिड कैप कहते हैं। और 250 के बियॉन्ड जितनी भी मार्केट कैप कंपनियां, उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। ये एक सेबी डिफाइंड डेफिनेशन है और हर 6 महीने में ये लिस्ट रिवाइज होती है बेस्ड ऑन द मार्केट कैप मूवमेंट। आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है कि अगर आप देश पर बुलिश हैं, ग्रोथ पर बुलिश हैं, तो आप इस स्पेस को इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप कोई भी इमर्जिंग सेक्टर देखें तो वो मिड एंड स्मॉल कैप के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। और एक बहुत बड़ी मिथ है कि मिड एंड स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनियां। हमने एक एनालिसिस किया था कि 101 कंपनियां जो मार्केट कैप हैं और 600 जो अप टू 600 कंपनियां जो मार्केट कैप में हैं, मतलब 500 कंपनियों का यूनिवर्स बियॉन्ड द टॉप 100 स्टॉक्स। तो ये देखा गया कि उसमें से 220 कंपनियां अपने क्षेत्र में जहां वो ऑपरेट कर रहे हैं उनके लीडर्स हैं। चाहे वो टाइल कंपनी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, रिक्रिएशन कंपनी हो, होम फाइनेंसिंग कंपनी हो, कई सारे क्षेत्र में ये सारी कंपनियां अपने लीडर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि उसे मिड एंड स्मॉल कैप में बोला गया तो वो छोटी कंपनियां हैं, नहीं। सेकेंड चीज ये देखा गया है कि अगर आप इन स्पेस को राइड करना चाहते हैं, और जब भी अपना देश 3 से 5 ट्रिलियन में होगा, चाहे वो 6 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे, कई सारी ऐसी सेक्टर्स हैं जो बड़ी होकर उभरेगी।
जस्ट 85-90s के दशक में अगर हम जाएं तो जितनी भी आज की लार्ज कैप आईटी कंपनियां हैं वो स्टार्टअप या स्मॉल कैप थी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 30 साल के नेक्स्ट 30-35 साल में हमने देखा कि वो बेलवेदर्स बने। इसी तरह कई सारे क्षेत्र हैं जहां हमें लगता है कि अगर इंडिया 3 से 5 ट्रिलियन 6 से 7 ट्रिलियन जाएगा तो छोटी छोटी कंपनियां और बड़ी बनेंगी, और इस स्पेस को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखा जाए। और लास्ट 10-15 साल ने ये दिखाया है कि किस तरह अगर इस क्षेत्र को अच्छे से मैनेज किया तो कंपाउंडिंग हो सकती है। लेकिन इससे ना भूलें कि इस क्षेत्र में रिस्क भी है, क्योंकि 5% खाली स्मॉल कैप कंपनियां लास्ट 20 साल में लार्ज कैप में तब्दील हुई, और 9% कंपनियां मिड कैप में लार्ज कैप में तब्दील हुई। तो इस स्पेस को नेविगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिस्टेक्स कम करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कंपाउंडिंग में तब्दील और पॉजिटिव आपको दिखाएगा। हमारा ये मानना है कि ये 3-4 चीजें देखनी चाहिए जब हम मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियों को सिलेक्ट करते हैं। पहला, मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट का एनालिसिस ठीक से कर पाए, क्योंकि हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि एक अच्छा मैनेजमेंट, एक ऑनेस्ट मैनेजमेंट एक मीडियोकर साइज कंपनी को बहुत सोना बना सकता है, और एक खराब एंड लाउजी प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम एक अच्छी कंपनी, अच्छी चलती हुई स्ट्रॉन्ग कंपनी को भी खराब कर सकता है। तो हम उस क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर सारे इकोसिस्टम से बात करना, उनके सप्लायर, उनके वेंडर्स, उनके एक्स एम्प्लॉयज, उनके करंट एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट की क्या रुख है और उनकी नीयत क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए ऑफ मैनेजमेंट को समझना। सेकेंड चीज जो लोग देखते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, बट हम एज अ हाउस बैलेंस शीट और कैश फ्लो पर बहुत फोकस करते हैं, और कैश फ्लो और बैलेंस शीट कभी झूठ नहीं बोलता। और हमारा ये एक मंत्रा है कि टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी, बट कैश इन बैंक इज रियलिटी। कि अगर आप कैश फ्लो पर फोकस करो, जो बैंक में आ रहा है वही फाइनली सत्य है, बाकी जो टॉप लाइन और खाली अकाउंटिंग प्रॉफिट मोह माया है। तो अगर आप कैश फ्लो और बैलेंस शीट को ठीक से फोकस करके चलें तो आपसे गलतियां कम होगी, आप खराब कंपनियों में कम निवेश करोगे, और उसके कारण आपका जो आउटकम होगा वो सक्सेसफुल होगा। थर्ड ये चीज है कि हम वैल्यूएशन को ना भूलें। जितनी भी अच्छी कंपनियां अगर सही प्राइस पर हम नहीं खरीदें तो उसमें एक लंबा टाइम करेक्शन हो सकता है। हमने लास्ट 20 साल में देखा कि बेस्ट एफएमसीजी कंपनी ने भी 6-7 साल 1% CAGR का ही रिटर्न दिया, क्योंकि प्राइस जो था वो गलत था। तो अगर हम ये तीनों चारों चीजों को कंबाइन करें, प्लस अपॉर्चुनिटी साइज देखें कि ये छोटी मछली है बड़े तालाब में या बड़ी मछली है छोटे तालाब में। अगर वो छोटी मछली है बड़े तालाब में, इसका मतलब वो मार्केट शेयर ले सकता है, अपॉर्चुनिटी साइज ग्रो कर सकते हैं, और उसके कारण आने वाले समय में उनकी ग्रोथ रेट काफी स्ट्रांग रहेगी। तो ये 5-6 चीज कंबाइन करके आपकी जो 5,000 कंपनियां हैं उसमें से अगर टॉप 100 हटा दें, 4,900 कंपनियां बचती हैं, उसमें से आप ये बाइफर्केशन करते चले तो आपके पास करीबन 200 से 300 कंपनियां अच्छी वाली बचेंगी। उनमें से आप 40-50 कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करके डाल दो, जिन्हें हम गोरिल्ला कहते हैं, और उनमें से कोई ना कोई गोरिल्ला किंग कॉन्ग की तरफ बन जाएगा नेक्स्ट 3-5-7 साल में। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी रहा है मिड एंड स्मॉल कैप को मैनेज करने में, और हमें लगता है कि अगर इंडिया पर नेक्स्ट 5-10 साल की आपकी पॉजिटिव व्यू है तो आप इस सेक्टर को ना इग्नोर करें, इस सेगमेंट को आप ना इग्नोर करें। ठीक है पंकज, बहुत अच्छे से आपने समझाया और अच्छे से एग्जांपल देके बताया। आपके शब्दों में गोरिल्ला था, आपके शब्दों में जो एक पॉइंट मेरे को समझ में आई ना वो बहुत इंटरेस्टिंग था। कैश इन अ बैंक अकाउंट इज़ अ रियलिटी, और सब तो मोह माया है। तो कितना कैश बैंक अकाउंट में है यही सिर्फ सच्चाई है, और सब मोह माया है। ये बहुत अच्छा है, ये तो गोल्डन वर्ड्स है, मैंने लिख लिया, मैं आगे हर जगह इस्तेमाल ये करने वाला हूँ। पंकज बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी और इस तरह के कुछ एक गोल्डन वर्ड्स हमको वापस और मिलेंगे। फाइनेंस की बात तो होगी, लेकिन जो आपका इंटेलिजेंस है वो हमको मिलता है, इसका बहुत अच्छा लगता है हमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।